हमने इससे पिछले लेक्चर में पत्तीदार स्प्रिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम पत्तीदार स्प्रिंग के बारे में कुछ डेरिवेशन करेंगे। पत्तीदार स्प्रिंग के हम आज नमन प्रतिबल ज्ञात करेंगे और उसका विस्थापन ज्ञात करेंगे। ठीक है, नमन प्रतिबल क्या होता है? नमन प्रतिबल हम कहते हैं बेंडिंग स्ट्रेस और विस्थापन डिफ्लेक्शन। तो किसी भी पत्तीदार पर अगर हम पत्तीदार स्प्रिंग के लिए कोई भी अगर लोड डालें उसके ऊपर, तो लोड डालने के बाद उसमें जो नमन प्रतिबल बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होगा, तो उस बेंडिंग स्ट्रेस के लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और एक कितना विस्थापन उसमें हो सकता है। स्प्रिंग जो होता है कितना विस्थापित हो सकता है लोड डालने पर, तो उस विस्थापन के लिए भी हम क्या निकालेंगे? एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले हम कुछ टर्म्स डाल लेते हैं। एम क्या होता है? यहाँ पर एम होता है बेंडिंग मोमेंट, आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, बाई क्या होता है? हाफ ऑफ द थिकनेस। आपने पढ़ा होगा बाई क्या होता है? अगर मान लो कोई भी आयताकार वस्तु है, उस आयताकार वस्तु की अगर बात करें, उसकी ये टोटल लंबाई कितनी है? बाई है। टोटल लंबाई ये वाली कितनी? बाई है। वो टी मान लो चलो, तो आपका बाई कितना होगा? t/2 होगा। तो मतलब जो थिकनेस होती है आपकी, उस थिकनेस का आधा क्या होता है? बाई होता है। तो बाई आई क्यों हो गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, जड़ता गुण एम हो गया मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि लीफ स्प्रिंग है। लीफ स्प्रिंग पे अगर मान लो कोई लोड डाल रहा हूँ W, तो W लोड होगा वो दोनों तरफ आधा आधा वितरित हो जाएगा, W/2 और W/2। टोटल लंबाई मैंने मान ली स्मॉल l। ठीक है, बीच की दूरी जो हो गई l हो गई। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर लोड बढ़ाते जाए ऊपर से, तो स्प्रिंग पे जब लोड बढ़ेगा यहाँ पर और यहाँ पर लोड बढ़ेगा, तो स्प्रिंग क्या होगा? इस तरह से सीधा होता जाएगा, सीधा होता जाएगा, नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं अगर एक हमें यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला इस तरह से निकालना है कि कितना लोड लगाने पर इसमें कितना विस्थापित हो सकता है स्प्रिंग। मतलब हम लोड डालते जाए तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सीधा होता जाएगा, फ्लैट होता जाएगा, डिफ्लेक्शन होता जाएगा। तो कितना लोड डालने पर हम कितना ये विस्थापित हो सकता है स्प्रिंग, उसके लिए हम फॉर्मूला निकालेंगे। विस्थापन होने का मतलब समझ गए आप? लोड डालेंगे तो स्प्रिंग में जो परिवर्तन आ रहा है वो कितना परिवर्तन आ सकता है, उसके लिए हमें एक डिफ्लेक्शन विस्थापन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे आज नमन प्रतिबल, उसके बाद हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन। तो देखो यहाँ पर टोटल लंबाई l, बीच की दूरी l है, W/2 लोड काम करेगा क्योंकि टोटल लोड लगेगा W। तो यहाँ से नीचे से प्रतिक्रिया उतनी लगेगी, इसका विरोध करने के लिए ब्रांच नाम रखने के लिए W। अब मैंने बताते हैं यहाँ से आपकी दूरी क्या होती है? बराबर। तो यहाँ से दूरी याद रखना आपकी, ये हमेशा कितनी होगी? स्मॉल ए होगी। ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल ए की डिस्टेंस पर हर एक स्प्रिंग का क्या होता है? दूरी पर लगा होता है स्प्रिंग नीचे वाला। तो हर एक ऊपर वाली पत्ती से नीचे वाली पत्ती कितनी छोटी होगी? 2a, क्योंकि ए इधर से ए इधर से 2a पत्ती छोटी होती है ऊपर वाली से नीचे वाली पत्ती। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर मूवमेंट निकाले, मूवमेंट, तो आप देखो यहाँ पे ये सेंटर एक्सिस हो जाएगी। सेंटर एक्सिस के पर अगर मूवमेंट निकालो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? L/2 होगी। ये टोटल L है तो ये कितनी होगी? L/2। तो L/2 और W/2 का गुणनफल कितना हो जाएगा? ये W/2 और L/2 का गुणनफल हो जाएगा WL/4। तो यहाँ पर मूवमेंट कितना आ जाएगा? सेंटर एक्सिस के अबाउट मूवमेंट आ जाएगा WL/4। WL/4 मूवमेंट होता है। ठीक है, किसी भी अगर लीफ स्प्रिंग पर अगर कोई भी लोड लग रहा है, तो उस लोड का मान अगर W/2 यहाँ पर और यहाँ पर, तो उसका जो मूवमेंट आएगा वो कितना आएगा? WL/4 आएगा। हमेशा WL/4 ही होता है, क्योंकि जो लोड लगेगा टोटल, वो टोटल तो हमेशा W ही होगा। और W का मान कुछ भी हो सकता है, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन। लेकिन जो हमारे यहाँ पर ट्रांसफर होगा वो उसका आधा होता है। उसका अगर मूवमेंट लोगो तो फॉर्मूला आ जाएगा मूवमेंट का WL/4। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ये WL/4 किसके लिए होगा? सिर्फ एक पत्ती के लिए, एक पत्ती के लिए आ गया मूवमेंट। जो लोड आ गया, ये मूवमेंट आ गया, इस लोड के कारण जो मूवमेंट आ गया वो एक पत्ती के लिए आ गया। इस तरह से नीचे वाली पत्ती पे भी होगा, ऊपर वाली पत्ती पे भी होगा, मतलब सभी पत्तियों पे होगा मूवमेंट। तो मूवमेंट जो टोटल मूवमेंट आएगा वो n पत्तियों के लिए क्या होगा? WL/4n होगा। n नीचे क्यों आ गया? अगर आप देख सकते हैं, अगर WL/4 अगर मान लो कितना आ गया? अगर मान लो WL/4 10 न्यूटन आ गया। कितना? 10 न्यूटन। अगर 10 न्यूटन का लोड एक पत्ती पे लग रहा है, मूवमेंट 10 न्यूटन मीटर का मूवमेंट क्या है? एक पत्ती पे लग रहा है। तो सभी पत्तियों पे क्या लगेगा? सभी पत्तियों पे जो योग कर दोगे सभी पत्तियों का, वो क्या होगा? मूवमेंट कम हो जाएगा, डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा। अगर मान लो मैं एक पत्ती है, कोई भी एक पत्ती ले ली मैंने, मान ली यहाँ से पत्तियार स्प्रिंग की, उस पर मैंने कोई लोड डाला, तो उसमें जो चेंज आ रहा है डिफ्लेक्शन, मतलब उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो एक पत्ती है तो वो ज़्यादा विस्थापित हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूँ? कई सारी पत्तियों एक साथ जोड़कर उसमें लोड डालूंगा, तो उस लोड के कारण जो मूवमेंट आएगा, बेंडिंग मूवमेंट, वो क्या होगा? कम होगा। क्योंकि कई सारी पत्तियों को जब जोड़ दोगे तो मूवमेंट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? तो जब हम क्या निकालेंगे? सभी n पत्तियों के लिए मूवमेंट निकालेंगे तो क्या होगा? WL/4n होगा। n से भाग कर दोगे क्योंकि सभी पे बराबर बराबर वितरित हो जाएगा वो।
तो WL/4n होगा सभी पत्तियों के लिए, n पत्तियों के लिए WL/4n होगा था मूवमेंट, याद रखना आपको। और इसी तरह से अगर मान लो किसी भी स्प्रिंग में, जैसे लीव स्प्रिंग की बात करें, तो कोई भी बेंडिंग करोगे, उसमें बेंड कर रहे हो, जैसे उसे मरोड़ रहे हो, तो मरोड़ कर रहे हो उसमें, तो उसमें बेंडिंग हो रही है, तो बेंडिंग इक्वेशन यूज करोगे। यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन आपको याद रखनी है, फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, M/I = σ/2 होती है। तो ये बेंडिंग इक्वेशन का आपको यूज करना है, M/I = σ/2 होता है। ये होता है नमन समीकरण बेंडिंग इक्वेशन, M/I σ/2 M क्या होगा, मूवमेंट होगा, I क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ता गुण, सिग्मा क्या होगा, यहाँ पे जो प्रतिबल नेट हो रहे हैं, प्रतिबल होंगे, बेंडिंग स्ट्रेस, बाई मैंने बता दिया था, थिकनेस का आधा, E क्या होता है यहाँ पे, इलास्टिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। R क्या होता है, रेडियस होती है। जो भी हमारा स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग की अगर हम कोई भी रेडियस निकालें यहाँ पे, तो वो R रहेगी, ठीक है। तो बताएंगे कहाँ से निकलेगी। तो यहाँ पर हमने रिलेशन ले लिया, हमें निकालना है क्या सबसे पहले, नॉन प्रतिबल, तो हमने ये वाला रिलेशन ले लिया, M/I = σ/y का। सिग्मा का मान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा का मान हो जाएगा M/I हो जाएगा। M का मान कितना आ गया, WL/4n आ गया। बाई का मान कितना होगा, बाई का मान होगा थिकनेस का आधा T/2, और आई क्या होता है, BHQ/12 होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, BHQ/12 होता है। तो बी जो चौड़ाई होगी वो बी होगी, एच तो नहीं है, इसकी मोटाई है, मोटाई थिकनेस दी है T, तो TQ/12 आ गया, ठीक है। सबके मान पुट कर दो, M, बाई और आई के मान यहाँ पुट करने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं M का मान क्या था, हमने निकाला था, WL/4n था। बाई का मान क्या होगा, थिकनेस का आधा होगा, और आई का मान क्या होगा, BHQ/12 होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो BHQ/12 होता है, तो बी तो इसका चौड़ाई हो जाएगा, एच क्या है, इसकी हाइट तो दी नहीं है, थिकनेस दी है, लेकिन थिकनेस क्या हो जाएगी, तो एच के स्थान पर हो जाएगी, तो बी और टी का Q/12 हो गया। तीनों के मान यहाँ पुट कर दो, तो आपका जो सॉल्व करने पर जो मान आएगा, सिग्मा का प्रतिबल आएगा 3/2 WL/NBT², ठीक, 3/2 WL/NBT² आ जाएगा सिग्मा का मान, नमन प्रतिबल। इसके बाद हम निकालते हैं विस्थापन, डिफ्लेक्शन। तो आगे देखते हैं, सेकंड है फॉर्मूला विस्थापन का, तो विस्थापन का फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। देखो विस्थापन क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, इस डायग्राम में आपको क्या दिया, मान लो यहाँ पर एक स्प्रिंग दिया था हमारा, ये कैसा है, लीफ स्प्रिंग था। अगर हम इस लीफ स्प्रिंग का मान लो पूरी एक सर्कल बना दें, इस लीफ स्प्रिंग का हम क्या करते हैं, एक पूरा सर्कल बना दें, तो पूरा सर्कल किस तरह से प्राप्त होगा, ये देखिए, ये मान लो ये वाला स्प्रिंग आपका, ये वाला पोर्शन था, ये था आपका स्प्रिंग, ठीक है। अगर बात करें हम इसका पूरा वृत्त बना दें, तो इस तरह से वृत्त प्राप्त होगा। कोई वृत्त होगा तो उसकी रेडियस भी होगी, केंद्र से हमने रेडियस मान लिया R, ठीक। अगर हम बात करें इसकी टोटल लंबाई कितनी है, थी L थी। अगर इसी पे हमने क्या करा था, इस पर ऊपर लंब डाल दिया, केंद्र से हमने लंब डाल दिया इस पर, इसकी टोटल लंबाई पर मध्य पर लंब डाल दिया, ठीक। तो इसका हम बात करें, ये रेडियस R है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 2R हो जाएगी, या व्यास का तो D हो जाओ, 2R मान ली, ठीक है। हमने क्या करा, यहाँ से टोटल लंबाई L थी, तो ये क्या होगी L/2, ये भी L/2 हो गया। ये लीफ स्प्रिंग है, ये हमारी जो बीच की हाइट होती है हमने मान ली है स्मॉल h, ठीक है। जो लीफ स्प्रिंग होता है, लीफ स्प्रिंग तथा उसके जो हमारा आई के लंबवत दूरी जो होगी वो क्योंकि स्मॉल h मान ली, ठीक है, स्मॉल h, यही क्या होगा, हमारा डिफ्लेक्शन होगा। क्योंकि स्प्रिंग पर अगर मान लो कोई लोड डालो तो वो बिल्कुल सीधा होता जाएगा, तो हमारा स्प्रिंग जो आई वाला पार्ट यहाँ पर होगा, लेकिन जैसे जैसे लोड डाले होगी तो लोड डालने के कारण क्या होगा, आई नीचे आती आएगी, स्प्रिंग की जो आई है वो नीचे आती आएगी, तो डिफ्लेक्शन कहाँ तक हो सकता है, मैक्सिमम स्प्रिंग सीधा ही हो सकता है बस, तो हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो h हो सकता है। तो h का मान भी निकालना है हमें, ठीक है। तो विस्थापन निकालना है h का मान, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप बात करें, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या, एक तरह की वृत्त की जीवा है। वृत्त की जीवा पर अगर कोई भी आप क्या करते हैं, लंब डालते हैं केंद्र से, समझ रहे हैं, केंद्र से आपने क्या करा, लंब डाला, तो आप एक ज्योमेट्रिक इक्वेशन लगा सकते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिक इक्वेशन हमारी ये कहती है, किसी भी जीवा पर अगर हम क्या करें, लंब डालें, तो जीवा पर जो लंब डालेंगे उस कंडीशन में AM और MB का जो गुणनफल होगा, AM और MB का जो गुणनफल होगा वो बराबर हो जाता है DM और MC के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। किस किस के, AM गुणा MB बराबर हो जाएगा MD इंटू MC, ठीक है। तो हमने ज्योमेट्रिक इक्वेशन लगा दी यहाँ पे, AM MB और MD MC, सबके मान पुट कर सकते हो। ये L/2 है, ये भी L/2 है, AM और MB के मान पुट कर दिए। MD की बात करें, MD का मान कितना हो जाएगा, टोटल कितना होगा, 2R होगा, टोटल 2R होगा, 2R में से ये h घटा दोगे तो कितना बचा, 2R - h बचा, ये MD 2R - h, और MC कितना है h। यहाँ से आप गुणा करोगे, गुणा करने पर यह आ जाए
अब जो एच है, एच तो वैसे ही डिफ्लेक्शन जो है हमारा बहुत छोटा होता है स्प्रिंग में, लीफ स्प्रिंग में जो परिवर्तन आता है डिफ्लेक्शन आता है बहुत कम होता है, और एच का स्क्वायर कर दो तो और छोटा हो जाएगा, तो इसे निगलेक्ट कर दोगे। इसे निगलेक्ट करने के बाद क्या बचेगा, ये बचेगा हमारा सिर्फ 2HR, तो 2HR रहने दोगे। तो जब 2HR रहने दोगे तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 2RH इक्वल टू L स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ से अगर हम H का मान निकालें तो H का मान क्या होगा, H का मान हो जाएगा L स्क्वायर अपॉन 8, 2 चौका 8, 8R। ठीक है, ये आ गया H का मान। लेकिन हम इससे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नमन समीकरण क्या होती थी, नमन समीकरण होती थी हमारी अभी M अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E अपॉन R। नमन समीकरण को यूज़ करेंगे यहाँ पर। नमन समीकरण होती थी M अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल टू E अपॉन R। इस समीकरण यूज़ करते हैं। यहाँ पर M अपॉन आई इक्वल टू E अपॉन R लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं M अपॉन आई इक्वल टू E अपॉन R। अगर इस रिलेशन को लें हम तो M का मान हम जानते हैं क्या होता है WL/4n, I का मान क्या होता है BTQ/12 होता है। ठीक है, BTQ/12 होता है भाग में, तो I का मान कितना होगा BTQ/12, तो इससे क्या पलट के गुणा में लिख दिया हमने, बराबर E का मान कांस्टेंट है ऐसे आ गया। R का मान यहाँ से क्या होगा, R का मान यहाँ से निकाल सकते हो L स्क्वायर अपॉन 8H पुट कर दिया, पूरे को सॉल्व करो H का मान आएगा 3/8, 3/8 WL क्यू अपॉन ENBT²। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। यह आ गया डिफ्लेक्शन का फार्मूला, यह आ गया नमन प्रतिबल का फार्मूला। तो आपको दोनों फार्मूले याद रखने हैं, दोनों आपको फार्मूले पूछे जा सकते हैं, कोई बात नहीं।